हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। जैसा कि कुछ दिन बाद आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हो और आपके पास ढेर सारा सिलेबस है। तो आप अब इस लास्ट टाइम पर ढेर सारा सिलेबस थोड़ी पढ़ोगे। तो उसी चीज को मैंने कंप्रेस करते हुए एक डिसीजन लिया है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, मैं अपने लेक्चर में उस चीज को कराऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो कि क्लास 12 से ही रिलेटेड है। जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उस लेक्चर्स में करा चुका हूं। तो अगर जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप उस चीज पे जाइए, उस लेक्चर को देखिए और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं अपने लेक्चर्स में कराऊंगा जो एज इट इज डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, वरना उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आज वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उसमें बोल रखा है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेरे SN4+ से जब वो SN2+ में जा रहा है, तो उसका जो दे रखा है वो दे रखा है 0.15 वोल्ट। और दे रखा है कि जब मेरे पास क्रोमियम 3+ था, जब वो सीआर में गया तो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, 0.73 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना। तो बच्चों जो जो इन्फॉर्मेशन है जो दे रखी होती है, पहले आप उस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो जब आप डाटा लिखोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखो बच्चों, पहले दे रखा है कि मेरे पास SN4+ है। जब SN4+ मेरे पास किस में जा रहा है, मेरे पास जा रहा है किस में, SN2+ में जा रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ऐड किए होंगे। एक मेरे पास ये होगी, मेरे पास रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन मेरे पास ये हो रही है। सही है ना। अब वो बोल रहा है कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल जो है। ठीक है। अब देखो रिडक्शन हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो रही है। तो ये जो दे रखा है वो दे रखा है 0.15 वोल्ट। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। सही है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि Cr3+ से मेरे पास कहाँ पर गया, Cr में गया। ठीक है। अब तो यहाँ पर देखो +3 से जीरो स्टेट में आ रहा है, तो यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास माइनस का 0.73 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये मेरे पास रिएक्शन 2 हो गई। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन 2 हो गई और ये मेरे पास रिएक्शन फर्स्ट है। तो बच्चों अब ये बोल रहा है कि जब अगर मैं इन दोनों से मिला के, ठीक है, ये अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, तो वहां से अगर मैं, मेरे को मिलाने के बाद एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है और यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो बोल रहा है कि उस सेल का पोटेंशियल कितना होगा जब मैं इन दोनों स्पीसीज को मिला दूंगा, उनसे क्या बनाऊंगा, मैं एक सेल बनाऊंगा। तो उस सेल का पोटेंशियल कितना होगा वो मुझसे पूछ रखा है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो, सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड। ठीक है, और ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों एक चीज देखिए कि जब मैं सेल का निकालता हूँ तो सेल में देखो, आपको बच्चों को पता होगा कि सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है ना। तो मेरे को बस सिर्फ वही चीजें बतानी है कि मेरा कौन इलेक्ट्रोड होगा और वो कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। और बच्चों याद रखना, यहाँ पर जो मैं रखता हूँ ना, यहाँ यहाँ रखता हूँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, और यहाँ रखता हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों आपके पास ना दो रिएक्शन दे रखे हैं, एक रिएक्शन ये दे रखी है, एक रिएक्शन मेरे पास ये दे।
तो आप देखिए कि इस रिएक्शन में यानी कि देखो यहाँ रिड्यूस, दोनों रिएक्शन में रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल तो दोनों का दे रखा है। अब मुझे सिर्फ इसमें ये पहचानना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मेरे पास इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इस वाली रिएक्शन का, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास दे रखा है 0.15 वोल्ट, पॉजिटिव में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूस होना चाह रहा है, ठीक है ना, ये रिड्यूस होना चाह रहा है। अब देखो दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो -0.73 वोल्ट दे रखा है। तो बच्चों देखो यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि ये तो रिड्यूस होना चाह रहा है, ये रिड्यूस नहीं होना चाह रहा। अगर ये रिड्यूस नहीं होना चाह रहा तो ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो आपको पता होगा कि रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर होती है मेरे पास, रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो होती है मेरे पास कहाँ पर, कैथोड पर होती है, ठीक है, कैथोड पर होती है। और जो मेरे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों वो कम होती है, वो होती है मेरे पास एनोड के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास ये तो एज अ कैथोड की तरह काम करेगा, ये जो होगा मेरे पास एज अ कैथोड की तरह काम करेगा, और ये मेरे पास एज अ एनोड की तरह काम करेगा। और मैं यहाँ पर जो रखता हूँ इनोड सेल के अंदर, ये जो रखता हूँ ये रिडक्शन रखता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखता हूँ। यहाँ पर कैथोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर किसका होगा, एनोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो देखो बच्चों ऑलरेडी मेरे पास ये दोनों चीज गिवन है, तो सीधा सीधा मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल जो हो जाएगा इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब कैथोड किस कौन कहाँ पर, यहाँ पर कैथोड की तरह कौन काम करेगा, यहाँ पर ही मेरे पास ये वाला काम करेगा। अगर ये वाली जो रिएक्शन होगी तो ये होगी मेरे पास कैथोड की, ठीक है, ये ये काम करेगा एज अ कैथोड का। और ये जो मेरे पास ये दूसरा जो होगा ये काम करेगा मेरा एनोड का, समझ गए ना, यानी कि ये बनेगा मेरे पास कैथोड, ठीक है, और ये बनेगा मेरे पास एनोड जब मैं इन दोनों को मिला के सेल बनाऊंगा, समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ई नोट ऑफ कैथोड दे रखा है, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पुट करूंगा 0.15 वोल्ट। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, और माइनस का साइन है तो इस इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना है, वो ये दे रखा है मेरे पास, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.73 वोल्ट। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो ये प्लस में हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर होएगा 0.73 वोल्ट। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया है, 0.88 वोल्ट निकल के आ गया। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मिला के एक सेल बनाऊंगा तो उस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा पॉजिटिव का 0.88 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.88 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव के अंदर। समझ गए ना बच्चों, आई होप आपको ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। अब मुझे बताने कि वो ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो बच्चों जैसा कि है मेरे पास कि कॉपर इसको प्लस को अगर मैं एक्वस के अंदर डाल देता हूँ तो ये ना एक्वस के अंदर मेरे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, एक तो जीरो में चला जाएगा एक्वस, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 0+1 में चला, वो 2 में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक्वस में जैसे ही मैंने इसको डाला ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर गया। ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब मेरे पास क्या करूंगा, जब मेरे पास Cu प्लस होगा और जब मैं उसको एक्वा सॉल्यूशन में अंदर डालूंगा तो वो किसके अंडर जाएगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंडर हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि एक ही रिएक्शन में उस एक ही एलिमेंट का उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। तो बच्चों देखो यहाँ से यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने, +1 है। तो अगर ये +1 है तो देखो इस वाले पार्ट में यहाँ पर +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर दूसरा पार्ट देखेंगे इसका ये रहा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक ही सिंगल एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और एक ही सिंगल एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलता हूँ मैं, उस रिएक्शन को बोलता हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी मेरे पास Cu प्लस होगा वो स्टेबल नहीं होता एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, क्यों, क्योंकि वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर हो जाता है। समझ गए ना बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछा है कि कैलकुलेट करिए मेरे पास टाइम
ठीक है, कब? जब मेरे पास 0.5 ग्राम सिल्वर कैथोड पर मेरे पास डिपॉजिट हुई होगी। जब मेरे पास करंट मैंने फ्लो करा है कितने एम्पेयर का? 1.5 एम्पेयर का, पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब मुझसे पूछा है कि बच्चों, मेरे से पूछा क्या, मुझसे टाइम पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, तब कब? जब मेरे पास 1.5 ग्राम मेरे पास ऑफ सिल्वर, सिल्वर, ठीक है, डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है, डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है, एट कैथोड पर, ठीक है। और कितना, और क्या दे रखा है मेरे पास? दे रखा है कि जो करंट जो फ्लो करा है वो कितना है? 1.5 एम्पियर मेरे पास करंट फ्लो करा है। और मेरे पास देखो मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ Ag दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है? 108 ग्राम पर मोल दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। और मेरे पास देखो 1F यानी 1 फराडे दे रखा है कि 1 फराडे कितने के बराबर होता है? वो होता है मेरे पास 96500, ठीक है, कूलम पर मोल होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, अब मुझको यहाँ पर क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि जब मेरे पास, जब मैंने 1.5 एम्पियर का करंट, ठीक है, जब मैंने पास कराया और वहां से क्या हुआ, 1.5 ग्राम मेरे पास सिल्वर डिपॉजिट हुई कैथोड के ऊपर, तो उसको डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगा होगा, वो टाइम मेरे को क्या बताना है? वो टाइम ही बताने कितना होगा। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको बताया, अकॉर्डिंग टू फराडेस फर्स्ट लॉ, फराडे फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है? वो बोलता है द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिपॉजिट और लिबरेटेड, ठीक है, एट पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ठीक है, is directly proportional to amount of charge passing through it, amount of charge, charge passing through the solution, through the solution, ठीक है ना। इसका मतलब जो मेरे पास अमाउंट होगा, ठीक है, जो मेरा अमाउंट होगा, ठीक है ना, तो अमाउंट को मैं क्या मान लेता हूँ? मान के चलता हूँ मेरा जो अमाउंट होगा वो मैं अमाउंट मान लिया, तो अमाउंट, ठीक है, वो डायरेक्ट पोजीशन किसके हो जाएगा? चार्ज के, यानी क्यू के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ, तो मेरा जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड क्यू हो जाएगा। समझ गए ना। अब जेड क्या होता है यहाँ पर बच्चों? जेड होता है मेरे पास इलेक्ट्रो केमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है मेरे पास, जो कि जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू होती है ई अपॉन एफ। और ई क्या होता है यहाँ पर? ई होता है मेरे पास इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस डिपॉजिट, डिपॉजिट और लिबरेटेड, लिबरेटेड एट पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना बच्चों। ये होता है मेरे पास ये, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ कि अमाउंट जो होगा मेरे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन एफ। अब देखो ये क्यू जो होता है, क्यू क्या है? चार्ज है। अब क्यू का ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है? करंट क्या होता है मेरे पास? करंट इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से मैं क्यू को ये लिख सकता हूँ ना, आई इंटू टी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई इंटू टी, और टी मेरे को निकालना है अमाउंट। अब देखो सारी चीज मेरे पास गिवन है, ये सारी चीज गिवन है मेरे पास, सारी चीज दे रखी है। तो यहाँ से बच्चों निकाल सकता हूँ अमाउंट कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है, 1.5 देख रखा है इक्वल्स टू, अब देखो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना,
वो इसका सिल्वर का। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है सिल्वर का, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ एजी वो इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 108, ठीक है, 108 ही होता है इसका। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 108 अपॉन पराडी कितना 16500 इंटू करंट कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, इंटू मेरे पास टाइम आ जाएगा, टी आ जाएगा निकल के। अब ये कहाँ पर निकल के आएगा, ये सेकंड में निकल के आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से बच्चों 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ कि टी इन सेकेंड इक्वल्स टू कितना आएगा निकल के, वो आएगा 96500 108। अब बच्चों इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आएगा बच्चों, इसको डिवाइड करके देखियो। तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 196,500 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 108 से, तो बच्चों मेरे पास निकल के आया कितना 893.51 सेकेंड आएगा निकल के, ठीक है ना। अब इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 60 से सिंपल डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14.8 आवर्स आ जाएगा निकल के, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास इतना टाइम होगा, इतना टाइम लगेगा मेरे को कि जब मैं 1.5 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट कराऊंगा कैथोड के ऊपर, जब मैं कितना करंट पास कराता हूँ 1.5 एम्पियर का करंट उस सॉल्यूशन से पास कराता हूँ। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे को कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट किसका, मेरे पास एक सेल दे रखा है, ये जो मेरे पास सेल दे रखा है, मेरे पास ये एक सेल दे रखा है, ठीक है। अब इस सेल का मेरे को डेल्टा जी नॉट फाइंड करनी है। तो देखो क्या दे रखा है मेरे पास, देखो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, ये होता है कि इधर साइड जो लिखा होता है ना, जैसे कि ये लिखा हो बच्चों जेड एन टू प्लस एक्वस, और ये साल्ट ब्रीज होता है बच्चों 2 प्लस एक्वस से मेरे पास कहाँ जा रहा है सी यू सॉलिड के अंदर। अब बच्चों देखो ये मेरे पास एक्वस एक्वस है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, देखो यहाँ पर जीरो में +2 में गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, इसका मतलब ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे होता है। तो ये ऐसा किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। और ये यहाँ पर ये इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है ना इसका। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यहाँ रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे होता है। तो ये एज अ कैथोड की तरह काम करेगा। अब मुझसे पूछा है कि डेल्टा जी नोट बताओ इस सेल का क्या होगा। तो सबसे पहले डेल्टा जी निकालने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल निकालूंगा। तो ई नॉट ऑफ सेल कितना होता है मेरे पास, वो होता है यहाँ पर ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, और यहाँ पर होता है माइनस का ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर ये ई नॉट ऑफ कैथोड किसका रखता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल रखता हूँ, यहाँ पर याद रखना बच्चों, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल रखूंगा मैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, यहाँ पर भी रखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना बच्चों। मैं यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ई नोट रखा हुआ है, तो सीधी बात है स्टैंडर्ड है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दे रखा है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस से वो जा रहा है इक्वल्स टू किस में जा रहा है, जब वो जीरो में जा रहा है, यानी माइनस का 0.76 वोल्ट है। तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये दे रखा है मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ क्या एनोड हो जाएगा, सॉरी एनोड हो जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर ई नॉट ऑफ जब कॉपर 2 प्लस से यहाँ पर जा रहा है मेरे पास कॉपर के अंदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो प्लस में रहेगा 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों।
ये दे रखा है मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। समझ गए ना बच्चों? तो ये दे रखा है मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधे रख सकता हूँ, तो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा मेरे पास निकल के। तो ये कैसा आ जाएगा? अब देखो कैथोड का रखो पहले। कैथोड का कितना दे रखा है? वो दे रखा है 0.34 वोल्ट दे रखा है। माइनस करूंगा तो यहाँ पर ये, अब एनोड का रखो तो एनोड का क्या आ जाएगा? -0.76, ठीक है, वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा निकल के बच्चों। समझ गए ना? ये आ जाएगा मेरे पास ई नॉट्स ऑफ सेल कितना निकल के आया? वो आया मेरे पास निकल के 1.1 वोल्ट। एक बार आप करके देखिए बच्चों कि जब मैं कितना करता हूँ 0.34 को, जब मैं प्लस करता हूँ 0.76, तो 1.1 वोल्ट आता है। अब बच्चों एक फॉर्मूला और है मेरे पास, जो डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला है ना, डेल्टा जी नॉट निकालने का वो होता है मेरे पास -NF ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को अपने नोट्स में लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मेरे पास सेल का, उसको रिलेट कराता है। यहाँ पर क्या है? ये गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पर ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये रिलेशन है जो पोटेंशियल ऑफ सेल को रिलेट करता है गिब्स फ्री एनर्जी से, और यही मुझसे पूछा है बच्चों। तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस, अब देखो एन क्या होता है यहाँ पे बच्चों? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, इन सेल रिएक्शन, इन सेल रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? तो जो एन क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। और एफ क्या होता है यहाँ पे? एफ होता है मेरे पास फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? अब देखो मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को देखो पता है कि यहाँ पर ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इसका मतलब रिएक्शन यहाँ इस तरीके से हो रही होगी कि Zn सॉलिड से, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉपर 2+ था, और यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है Zn 2+ एक्वस के अंदर गया प्लस Cu0 सॉलिड के अंदर गया, और ये मेरे पास एक्वस था। ये रिएक्शन हो रही होगी कंप्लीटली ये सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही होगी, तो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि देखो यहाँ से किस में जा रहा है? 0 से 2+ में जा रहा है, और ये भी 2+ से 0 में जा रहा है। तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ठीक है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड क्या करे होंगे? ऐड किए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो -2 इंटू, यहाँ पर फराडे कांस्टेंट दे रखा कितना? 96500 इंटू, मेरे पास कितना निकल के आया था? 1.1 आया था। तो यहाँ से जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? कूलम वोल्ट पर मोल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेल्टा जी नॉट निकाल सकता हूँ। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो बच्चों इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन होगी 2 × 96500 इंटू 1.1 की मैं रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 2121300। अब देखो ये जो होती है ना कूलम वोल्टेज, ये बन जाती है मेरे पास जूल। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है, जूल पर मोल आ जाएगा। इक्वल्स टू मैं यहाँ अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि 212.300 किलो जूल पर मोल मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो डेल्टा जी की नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी बच्चों मेरे पास कितनी? 212.3 किलो जूल पर मोल मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सही है ना बच्चों? तो मेरे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछी थी, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 212.3 किलो जूल पर मोल मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना बच्चों? आई होप आपको बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एक 0.05 मोलर NOS सॉल्यूशन जिसका सेल कांस्टेंट दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर इनवर्स, उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻³ ओम। तो मुझसे पूछा है कि उसकी रेजिस्टिविटी बताओ, उसकी कंडक्टिविटी बताओ और उसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ कितनी होगी। तो बच्चों गिवन क्या क्या है मेरे पास, तो गिवन है बच्चों मेरे पास कि क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है इक्वल्स टू कितना दे रखा है वो 4.5 इंटू 10⁻³ ओम दे रखा है मेरे पास। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ इसका सेल कांस्टेंट कितना है, सेल कांस्टेंट जो गिवन है, सेल कांस्टेंट दे रखा है वो कितना है 50 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तो बच्चों मुझसे रजिस्टिविटी पूछिए कि रजिस्टिविटी क्या होगी। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो रजिस्टेंस होता है ना मेरे पास, रजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है। ए यहाँ रो क्या है, ये है मेरे पास रजिस्टिविटी, क्या ये रजिस्टिविटी है। ये एल क्या है लेंथ ऑफ द सेल है, लेंथ, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो लेंथ है ना मेरे पास दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास एल। ए क्या है बच्चों, ए है मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड है किसी एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरे पास ये ए। तो रजिस्टिविटी यहाँ पर रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी मेरे पास, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस कितना रहेगा 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा ए अपॉन एल। ठीक है, और रजिस्टिविटी किस में आती है, ये आती है मेरे पास ओम सेंटीमीटर में आएगी। अब देखो बच्चों यहाँ से ए अपॉन एल की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे पता है कि सेल कांस्टेंट जो होता है ना बच्चों, सेल कांस्टेंट जो होता है बच्चों, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है मेरे पास एल अपॉन ए होता है, इक्वल्स टू कितना रहेगा 50 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ बच्चों तो यहाँ से ए अपॉन एल की वैल्यू आ जाएगी, ए अपॉन एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन सेल कांस्टेंट आ जाएगी, सेल कांस्टेंट आ जाएगी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/50 आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर, सही है ना। तो यहाँ से मैं इस चीज को पुट कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से पुट करने के बाद आएगी 4.5 इंटू 10⁻³ 1/50। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगी मेरे पास ओम सेंटीमीटर में। तो यहाँ से मेरे पास कितने आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1.5 4.5 4.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं डायरेक्ट, कैलकुलेट करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगी 0.9 इंटू 2 आ जाएगी, 0.9 इंटू 10⁻² ओम सेंटीमीटर आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे पास रो रजिस्टिविटी कितनी आ गई 90 ओम सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो मुझसे ये पूछा था कि रजिस्टिविटी क्या होगी, तो रजिस्टिविटी मैंने बता दी। तो कितनी आएगी रजिस्टिविटी, वो आएगी 90 ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालनी है कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है ना, तो मैं इसको बच्चों रफ कर देता हूँ, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब देखो रजिस्टिविटी कितनी आई थी निकल के, उसको लिख लेना। रो जो निकल के आया था मेरा वो कितनी आई थी 90 ओम सेंटीमीटर आई थी निकल के। ठीक है ना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया। अब देखो बच्चों मैं निकालता हूँ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को मैं डिनोट करता हूँ कप्पा से। ठीक है, कप्पा से इसको डिनोट करता हूँ तो इक्वल टू क्या हो जाता है, ये होती है 1 अपॉन रजिस्टिविटी, 1 अपॉन रजिस्टिविटी होती है।
ठीक है, तो ये और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगी इक्वल टू। अब देखो वन रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 90 ओम सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मेरे पास ये निकल के आ जाएगी कंडक्टिविटी। अब बच्चों मुझसे पूछा मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से इसको डिनोट करता हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास किसका, कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कप्पा क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी कितनी रखी है 1/90 दे रखी है, 1/90 इंटू 1000, ठीक है। और इसको करूंगा तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है मेरे पास कितनी 0.05, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट सिंपल करने के बाद आपके पास मोलर कंडक्टिविटी निकल आ जाएगी। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 0.05, तो बच्चों यहाँ से कितने आएगी निकल के, ये आ जाएगी 0.222 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है मेरे पास किसकी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों में देखो मैंने कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी निकाल दी, मैंने कंडक्टिविटी निकाल दी, और मैंने मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी, जो कि मुझसे क्या पूछ रखा था, क्वेश्चंस पूछ रखा था। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक सर्टेन कंडक्टिविटी सेल है, एक कोई कंडक्टिविटी सेल दे रखा है, तो उसने पहला क्या कर रहा है कि उसको फील्ड क्या है कि इसके साथ 0.05 मोलर केसीएल सॉल्यूशन के साथ क्या है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस है मेरे पास 100 ओम, ठीक है। और वो बोल रहा है कि अगर इसी सेल को मैं फील्ड करूं किसके साथ 0.02 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन के साथ करूं, तो उसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 90 ओम। तो मुझसे पूछा है कि मुझे कंडक्टिविटी बतानी है और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है जब सेल मेरे पास इस सॉल्यूशन में रखा होगा, AgNO3 सॉल्यूशन में रखा होगा। तो यहाँ से मैं दो केस बना लूँ बच्चों, तो मेरे पास पहला केस बनता है केस फर्स्ट, व्हेन कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल इज filled with filled with 0.05 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहां से देखो मुझे दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका वो कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों मेरे को इसका 100 ओम, ठीक है, 100 ओम दे रखी है। और मेरे पास क्या दे रखी है, मेरे पास कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी किसकी दे रखी है, जब वो उसको 0.05 मोलर केसीएल सॉल्यूशन में रखा हुआ, यानी कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर KCl सॉल्यूशन, ये मेरे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये रखिए 1.35 इंटू 10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से बच्चों मैं सेल कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। देखो सेल कांस्टेंट जो होता है मेरे पास, सेल कांस्टेंट जो होता है इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट वो होता है मेरे पास, इस तरीके से लिख सकता हूँ उसको, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है ना बच्चों, जिसको मैं डिनोट करता हूँ जी से, और कंडक्टिविटी किससे, कप्पा से। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो जो कंडक्टेंस होता है ना मेरे पास, जो मेरे पास कंडक्टेंस होता है मेरे पास, वो होता है 1/रेजिस्टेंस, क्या होता है 1/रेजिस्टेंस। और जो कि कितना देखा है इसके केस में, इसके केस में देखा है कितना रेजिस्टेंस, यहाँ कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर कितना 100 ओम दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/100, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है ना। कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, ओम इनवर्स आ जाएगी। तो यहाँ से देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू मैं इस तरीके से निकाल दूँ, कंडक्टिविटी कितनी रखी है 1.35 इंटू 10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कंडक्टेंस कितना आया मेरे पास निकल के
जो जी था वो कितना आया, ये आएगा 1/100। तो इसको अगर 1/100 लिखूंगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा ओम, ओम बनेगा। तो देखो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो सेल कांस्टेंट आया मेरे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.35। और देखो ये 100 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.35, ठीक है, सेल कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट कितना आया मेरे पास, सेल कांस्टेंट मेरे पास आया 1.35 सेंटीमीटर इनवर्स, मेरे पास सेल कांस्टेंट आया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब मुझसे पूछा है कि मेरे पास कंडक्टिविटी बताओ जब मेरे पास किस में फिल किया हुआ है सेल को, AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं केस 2 मान लूँ, तो यहाँ पर इसको केस 2 मान लेता हूँ। केस सेकंड, कब, व्हेन कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल इज filled with filled with 0.02 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है ना बच्चों, ये मान लेता हूँ मैं। अब मुझसे पूछा है यहाँ से कि इसकी क्या बताओ, मुझसे बताओ कंडक्टिविटी बताओ और मोलर कंडक्टिविटी बताओ इसकी। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा इसका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, जी इनटू क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज गिवन है कि इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे पास, रेजिस्टेंस जो दे रखा है आर इक्वल्स टू कितना रखा है, वो दे रखा है 90 ओम, ठीक है, इसका 90 ओम दे रखा है। अब कंडक्टेंस हमें पता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ कि 1 अपॉन, इसको कंडक्टेंस को 1 अपॉन रेजिस्टेंस पुट कर सकता हूँ, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। और इसकी यूनिट कितनी क्या बनती है, इसकी यूनिट बनती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना बच्चों, ये इसकी यूनिट बनती है। तो यहाँ से मेरे पास 1/90। अब देखो बच्चों, जो सेल कांस्टेंट होता है ना, सेल कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, सेम रहता है। तो सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम, सेम रहेगा। और सेल कांस्टेंट मेरे पास अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेम इसकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 1.35 थी, तो 1.35। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको कैलकुलेट करके देखिए, तो इसको कितना आएगा, ये आएगा 1.35 डिवाइडेड बाई 90। तो ये आएगा बच्चों आपके पास कितना, 0.015, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। तो कंडक्टिविटी जो थी मेरे पास कप्पा इस सॉल्यूशन की कितनी आ गई मेरे पास, वो आ गई 0.015 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मुझसे पूछिए कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ इस सॉल्यूशन की। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालूंगा बच्चों, तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी इस सॉल्यूशन की, मोलरिटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कप्पा जो आ जाए वो कितना आया था, 0.015 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलरिटी कितनी है, 0.02 दे रखी है ना इसकी, यही दे रखी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ इतनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.02 मोलर दे रखा है, ठीक है। तो इसको पुट कर दूंगा यहाँ पे मोलर, और इसकी यूनिट क्या थी ऊपर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लैम्डा एम यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, लैम्डा एम निकल के आ जाएगा मेरे पास, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0.015 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.02, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आया, ये आया 750, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोलर, ठीक है, ये आया। और इसको मैं, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी यूनिट होती है, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। क्या आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों देखो ये ना एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है जो कि आपको बैलेंस करनी है। अब देखो ये ना रेडॉक्स रिएक्शन में इसमें इन्वॉल्व होती है, तो आपको ना ये रिएक्शन भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो जब भी मैं हीट करता हूँ ना KMnO4 को, याद रखना आप, जब भी मैं हीट करता हूँ KMnO4 को, तो वो किस में टूटता है, तो उसकी रिएक्शन एज इट इज आप याद रखना। तो ये हो जाएगा K2MnO4 प्लस क्या हो जाएगा MnO2 प्लस क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है जब मैं KMnO4 को हीट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या था, ये था पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम, ये था पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम, इसको बोलता हूँ पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप एज इट इज याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में ये वाली रिएक्शन पूछी है तो आप यही लिख के आना, ठीक है ना बच्चों। और दूसरी रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको दे रखा है दूसरे वाले में कि Cr2 माइनस प्लस 6I 14 ये जाएगा, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो आपसे देखो, अब देखो ये ना, जब अब देखो ये एसिडिक मीडियम में दे रखा है, किसके मीडियम, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में जो Cr है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, +6 आएगी। तो ये एसिडिक मीडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। और ये ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये क्या करेगा, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, किस में, I2 में करेगा, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ ना कुछ वाटर बनेंगे। अब देखो इन चीज़ों को ना बैलेंस करने के लिए या तो आप ऑक्सीडेशन मेथड से कर सकते हो, वरना इनको दो हाफ में तोड़ लो। तो मैं क्या करूँगा, इनको दो हाफ में खोल लेता हूँ, एक खोल लेता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ, एक ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं इस तरीके से लिख दूँ इसको 2 और यहाँ 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। अब मैं इसका रिडक्शन हाफ लिख सकता हूँ बच्चों, तो इसका मैंने रिडक्शन हाफ लिख दिया। रिडक्शन हाफ किसका हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या गया इसका, तो Cr3 प्लस में गया। अब इसको बैलेंस करो, अब देखो यहाँ भी चार्ज बैलेंस था, एटम भी बैलेंस थे, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस करो तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7s2 ऐड कर सकता हूँ मैं। अगर जब भी देखो इधर साइड ऑक्सीजन की कमी है, तो जितनी ऑक्सीजन की कमी होती है उतने हम एच वाट मतलब उतने ही हम वाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी थी, 7, और इधर 7 ऑक्सीजन की कमी, तो हमने 7s2 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर 7s2 ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 14H+9 क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर चार्ज देखो, चार्ज अगर बैलेंस है या नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज देखो। अब देखो इसको ना मैं इस तरीके से लिख दूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूँ। तो इक्वेशन जो मेरी बनी है अभी इसको, तो Cr2 माइनस प्लस 14H+ कितना आया, तो यहाँ आया 2Cr3 प्लस प्लस 7s2, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ चार्ज देखते हैं, चार्ज यहाँ बैलेंस है नहीं, देखो ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ पर तो चार्ज बैलेंस था, अब यहाँ चार्ज देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना 2 माइनस और 14 प्लस, यानी कि +12 है, और यहाँ पर +6 है। तो यहाँ पर मैं कितना कर दूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अब देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने ऐड किया, मेरा चार्ज बैलेंस हो गया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ ना, ओवरऑल रिएक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन कट आउट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होते। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन में मेरे को अगर माइनस करने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया, 6Hi हो गया। यहाँ से कितना जाएगा, 3I2 प्लस क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मेरे को ये 1 मान ली, ये मेरे पास 2 मान ली। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, ठीक है, ऑन एडिशन, इसको रफ कर दूँ ऊपर वाले को, तो मैं ऊपर वाले को उसको रफ कर देता हूँ बच्चों। इसको रफ कर दे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन एडिशन, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ बोथ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन करने पर क्या आ जाएगा, ऐड करने पे दोनों को, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन से देखो ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और जब आप ऐड करोगे तो इसको क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा Cr2, Cr2O
7 का 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 14H प्लस प्लस क्या हो जाएगा 6I माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा मेरे पास 3I2 प्लस क्या बनेगा 2Cr3 प्लस और क्या बनेगा मेरे पास 7S2 बनेगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Cr3 प्लस, ठीक है 2, और यहाँ पे बनेगा प्लस 3I2 प्लस क्या बनेगा 7S2 बनेगा। तो ये रिएक्शन होगी। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि आउट ऑफ CO2 Cl2 एंड CuCl2 विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बाय। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा हो ना मेरे पास, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन Cu प्लस अंडरगो अंडरगो undergoes disproportionation reaction, रिएक्शन। इसका मतलब बच्चों कि जब एक्वस सॉल्यूशन में मेरे पास Cu प्लस होगा वो अंडर जाता है किसके, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर प्लस एक्वस के अंदर किस में जाएगा, ये जाता है मेरे पास Cu0 में, प्लस क्या जाएगा Cu2 प्लस में। तो ये रिएक्शन होती है। देखो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है इसका रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है इसका क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब किसी एक सिंगल एलिमेंट का उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी का रिडक्शन हो रहा हो तो उसी को रिएक्शन को क्या बोलता हूँ, इसी रिएक्शन को बोलता हूँ मैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिएक्शन। इसका मतलब अब देखो ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, दो कंपाउंड दे रखे हैं Cu2Cl2 एंड क्या दे रखा है CuCl2। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है। इसका मतलब ये वाला स्टेबल होगा और ये वाला क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये आया कि Cu2Cl2 प्लस इज अनस्टेबल स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, देन CuCl2 इन aqueous solution, इन aqueous solution। ठीक है ना बच्चों, तो aqueous solution के अंदर मेरे पास ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, देन CuCl2 इन aqueous solution बिकॉज इन Cu2 Cl2 copper is in +1 oxidation state which which undergoes disproportionation reaction। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डाइल्यूशन अफेक्ट्स बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। तो वो पूछा है कि इफेक्ट क्या होगा डाइल्यूशन के दोनों के ऊपर। तो देखो ऑन डाइल्यूशन बच्चों याद रखना, ऑन डाइल्यूशन जो मेरे पास कंडक्टिविटी होगी ना, कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेस, ठीक है डिक्रीजेस, बट ऑन डाइल्यूशन ठीक है मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस।
ठीक है ना बच्चों। तो आप ये चीज ना याद रखना कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या रहता है कि मुझसे पूछा है ई नॉट यानी EMF क्या होगा फॉलिंग सेल का। ये मेरे पास एक सेल दे रखा है। तो और इसका मुझसे पूछा है कि क्या पूछा है कि 1 मोलर से कहाँ से जा रहा है Na2+ में। ठीक है। और ये है 0.1 मोलर और ये मेरे पास क्या 2 AZ सॉलिड में जा रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ से देखो इसका देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है मेरे पास रिडक्शन। क्या हो रहा है इसमें, इसका रिडक्शन हो रहा है। यानी कि देखो इस क्वेश्चन को देख के मेरे को ये समझ आ रहा है कि देखो अब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मेरे पास ऑक्सीजन जो होता है, मेरे पास ऑक्सीडेशन जो होता है मेरे पास वो कहाँ होता है, मेरे पास ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर, एनोड के ऊपर। ठीक है। और मेरे पास रिडक्शन कहाँ होता है, मेरे पास रिडक्शन होता है बच्चों कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन को देख के मेरे को ये समझ आ रहा है कि जो मेरा कैथोड होगा और जो मेरा एनोड होगा, यानी जो एनोड होगा मेरा किसका बना होगा, वो निकल का बना होगा। ठीक है। और जो मेरे पास कैथोड होगा वो किसका बना होगा, वो सिल्वर का बना होगा। समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ से देखो और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, और मेरे को दे रखा है कि जो E0 सेल है मेरे पास वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1.05 वोल्ट दे रखा है। ये चीज दे रखी है। अब मुझसे पूछा है कि इस सेल का EMF बताओ। अब देखो बच्चों यहाँ पर ना मेरे को लगानी पड़ेगी नस्ट इक्वेशन। यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, नस्ट इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पर मेरे को नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब नस्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि E ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो कि E ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग प्लस। अब देखो जो रिएक्टेंट साइड में होती है और जो प्रोडक्ट साइड में स्पीसीज होती है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है उसको यहाँ रखना होता है। अब यहाँ पर ऊपर क्या रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा प्रोडक्ट साइड में जो आयन की कंसंट्रेशन है यानी कि Na2+ रखूंगा यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। और देखो यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 रखा है, इसका स्क्वायर करूंगा मैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास निकल के E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.059। अब देखो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू है मेरे पास 2। एन क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं सेल रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर Ni से Ni2+ में जा रहा है, और यहाँ पर देखो Ag+ से यहाँ Ag जा रहा है। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू निकल के आएगी वो 2 आएगी, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दूंगा। तो यहाँ ले लूंगा मैं लॉग, यहाँ हो जाएगा मेरे पास लॉग। ठीक है। लॉग कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है हमारे पे Ni2+ आयन की, वो दे रखी है 0.1। अब 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर Ag+ की कितनी कंसंट्रेशन रखी है 0.01, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से मेरे पास सिंपल होके क्या आएगी रिएक्शन, सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसको सिंपल वे में करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी ना, 10 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो देखो लॉग में है तो ये 3 आगे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है। तो यानी कि ई ऑफ सेल इक्वल टू, अब देखो ई नॉट कितना दे रखा है, ई नॉट ऑफ सेल जो दे रखा है मेरे पास वो रखा है 1.05। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 1.05 वोल्ट माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 3 आगे आ गया और लॉग 10 आ जाएगा। अब देखो लॉग 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, लॉग 10 की वैल्यू देखिए 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो इक्वल टू किसके बराबर आएगा 1.05 वोल्ट माइनस का। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करो बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.0885 वोल्ट। अब देखो इसमें इस चीज़ को करना है 1.05 में से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1.05। तो जो निकल के आएगा मेरे पास ई ऑफ सेल निकल के आएगा वो आएगा
0.9615 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों, तो मुझसे ये जो पूछा था ईएमएफ बताओ सेल का, ठीक है, इस रिएक्शन को देके तो कितना आया निकल के, वो आया मेरे पास 0.9615 वोल्ट। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को सेल, देखो एक सेल रिएक्शन गिवन है ये। अब जो सेल रिएक्शन गिवन है ना, ठीक है, अब उसका मुझसे पूछा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, करेक्ट रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इधर साइड जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो, पहले लिखता हूँ मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पर लगाता हूँ मैं साल्ट ब्रिज, और यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रही हो, क्या हो रही हो, रिडक्शन रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ होती है, एनोड पर होती है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एनोड हाफ, और यहाँ पर ये होते हैं रिडक्शन हो रही होती है, ये यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैथोड हाफ। समझ गए ना बच्चों। तो देखो ऑक्सीडेशन, अब देखो इस रिएक्शन में देख के मेरे को क्या पता चल रहा है, अब देखो ये रिएक्शन जो गिवन है, प्लस का 2Ag प्लस Zn2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2Ag। तो बच्चों देखो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरे पास। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ हो रहा है इसका रिडक्शन। सही है ना बच्चों, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, जिसके रिडक्शन हो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखता हूँ, मेटल। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ मेटल, फिर मैं एक डंडा लगाता हूँ, फिर लिखूंगा मैं मेटल का आयन। ठीक है, मेटल आयन, फिर लिखूंगा मैं साल्ट ब्रिज, फिर यहाँ लिखूंगा मेटल आयन, मेटल आयन। ठीक है, अब यहाँ पर मेटल आयन, और फिर यहाँ लिखूंगा मैं क्या, मेटल। ठीक है, जो अब ये वाला कौन सा मेटल है, ये वो मेटल है जो मेरे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन के अंडर को जा रहा है, रिडक्शन रिएक्शन के जो अंडर को जा रहा है। और यहाँ पर ये कौन से मेटल है, और ये कौन से मेटल लाइन है, ये वो है जहाँ जहाँ मेरे को ऑप्टेन हुआ है कहाँ पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मिले। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि Zn जो है मेरे पास, Zn 2 प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेटल Zn होगा, स्लैश डाल दिया मैंने, Zn2 प्लस लिखूंगा। तो यहाँ से मैं और बीच में क्या लगाऊं, साल्ट ब्रिज, और फिर यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का हो रहा है, तो यहाँ Ag आयन लिखूंगा। तो याद रखना सेल रिप्रेजेंटेशन जब मैं करता हूँ वहाँ स्टोइकियोमेट्री से कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ पर मैं 2Ag प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ Ag प्लस, और यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ये Ag में जा रहा है। समझ गए ना, तो ये मेरे पास करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस सेल की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें पूछा है कि अगर डेल्टा जी है और ई नॉट सेल दे रखा है, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो जैसा कि हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है मेरे पास इक्वल्स टू होता है माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है। ये होता है बच्चों, जैसा आपकी सबको इक्वेशन पता होगी। तो देखो फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए जो मेरे पास डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है मेरे पास फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। एक तो मेरे पास ये होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि कंडीशन क्या होगी मेरे पास, कंडीशन फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, टेनियस सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन की जो है कंडीशन पहली क्या है कि मेरे पास डेल्टा जी जो होना चाहिए, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए मेरे पास। और जो दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए ना, तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन है यहाँ पर, तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और ई नॉट सेल क्या होना पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, मेरे को डेल्टा आर जी नॉट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन बतानी है, और ये मेरे पास सेल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरे को पता है, देखो बच्चों सबको पता है कि यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो
यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना मेरे पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये आ गया। अब यहाँ पर एन क्या है मेरे पास, वही सेम चीज है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन। एफ क्या है मेरे पास यहाँ, फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। अब ई नॉट सेल क्या है मेरे पास, ठीक है, ई नॉट सेल कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ये निकाल लूंगा यहाँ से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि यहाँ पर यहाँ क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। और यहाँ क्या रखूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है, अब देखो ये मेरे पास, अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये अंडर को जा रहा होगा किसके, ऑक्सीडेशन के, ये ऑक्सीडेशन के अंडर को जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा कहाँ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ रिडक्शन होता है तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। और यहाँ मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो ये क्या होगा मेरे पास, एनोड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास ई नोट सेल निकल आएगा आराम से, ई नोट ऑफ सेल कितना आ जाएगा निकल के, ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा मेरे पास। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड क्या है यहाँ पर, सीडी वाला कैथोड, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यानी कि 0.40 वोल्ट, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का क्या रखूंगा, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, जिंक एज ए एनोड की तरह काम करेगा, तो यहाँ रख दूंगा इसका रिडक्शन वोल्ट, तो जीरो माइनस का माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो बच्चों अगर इन दोनों को ऐड करिए, तो इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.76, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1.16 वोल्ट आ जाएगा मेरे पास निकल के, ठीक है ना। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 1.16 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से मैं डेल्टा जी निकाल सकता हूँ आराम से, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का, अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ पर 2, तो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, तो एन की वैल्यू मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा इन टू, फराडे कांस्टेंट क्या रहेगा, यानी 1 फराडे इक्वल्स टू कितना है, ये दे रखा है 96500 कूलम पर मोल, तो ये हो जाएगा 96500 इनटू, देखो ई नॉट सेल कितना आया निकल के, ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास 1.16 आया निकल के, तो यहाँ से मेरे पास कूलम बोल्ट पर मोल बनेगी इसकी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा निकल के, यहाँ से आएगा मेरे पास डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 9650 इंटू 1.16 तो कितना आएगा निकल के बच्चों, तो वो आएगा 2238880 कूलम बोल्ट पर मोल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो यूनिट होती है ना, ये होती है मेरे पास जूल की यूनिट, किसकी होती है, जूल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू 2238880 जूल पर मोल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको किलो जूल में करूँगा तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 223.88, ठीक है। एस इस तरीके से कर सकता हूँ, 0 किलो जूल पर मोल लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1000 से तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो जो मुझसे पूछा था कि डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन बताओ कितनी होगी, तो वो इतनी होगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम वर्क बताओ और लॉग केसी की वैल्यू बताओ अगर मेरे पास ये रिएक्शन दे रखी है, तो समझ गए ना बच्चों, अगर मेरे पास ये रिएक्शन दे रखी है तो मेरे को मैक्सिमम, तो देखो बच्चों मैक्सिमम वर्क जो होता है ना मेरे पास, मैक्सिमम वर्क जो होता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट के बराबर आता है। तो मैक्सिमम वर्क आता है वो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन के बराबर आता है, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन,
तो हमारा सिर्फ इसमें क्या मोटिव होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट निकालें, उसके आगे हम माइनस साइन लगाएंगे तो मैक्सिमम वर्क आएगा। अब देखो ये वाली इक्वेशन ना इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम पर दे रखी है कि इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर है। अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है तो मेरे पास लॉग केसी निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेता हूँ। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालूंगा, वही सेम चीज कि ई नॉट ऑफ कैथोड। अब बार बार आपको बच्चे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रख रहा हूँ। तो ई नॉट ऑफ कैथोड, अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है मेरे पास क्या रिडक्शन हो रहा है, तो यानी ये एजी वाला एज अ कैथोड की तरह काम करेगा, निकल मेरा एज ए एनोड की तरह। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका रखना है, कैथोड का। और कैथोड कौन काम कर रहा है, सिल्वर काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 0.80 वोल्ट माइनस, अब एनोड का क्या रखूंगा तो माइनस 0.25 वोल्ट। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा बच्चों 1.05 वोल्ट आ जाएगा मेरे पास निकल के, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो समझ गए ना। अगर मैं 0.80 प्लस करता हूँ किसका 0.25 को, तो 10 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस है प्लस आ जाएगा। तो ई नॉट ऑफ सेल आ गया मेरे पास निकल के, ई नॉट ऑफ सेल मेरे पास आ गया निकल के, यहाँ से ये आ गया मेरे पास। ठीक है ना। अब मुझसे पूछा है बच्चों की मैक्सिमम वर्क बताओ, तो मैक्सिमम वर्क में ऐसे निकाल सकते हैं कि आर जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा मेरे पास। तो इसमें देखो इसमें एन की वैल्यू क्या है, इस वाली रिएक्शन में मेरे पास एन की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो माइनस का 2, फराडे कांस्टेंट देखो ये दे रखा है कि 1 फराडे कितना होता है, इतना होता है। तो देखो 96500 इंटू कितना आया ई नॉट ऑफ सेल 1.05 कूलम वोल्ट पर मोल। और इसी यही वाली यूनिट क्या हो जाती है मेरे पास, जूल हो जाती है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों, तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ इसको 2 इंटू 96500 इंटू 1.05, इसको करूँगा तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन कितने आ जाएगी मेरे पास निकल के, वो आ जाएगी मेरे पास माइनस का 202,650 जूल पर मोल। ठीक है ना बच्चों, अब मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू किसका आ जाएगा, माइनस का 2.65 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मेरे पास मैक्सिमम वर्क निकालना है, तो मैक्सिमम वर्क किसके बराबर हो जाता है, माइनस जी। तो मैक्सिमम वर्क क्या हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस। तो माइनस डेल्टा जी कितना आया, तो ये आया था माइनस का 202.65। ठीक है, किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 202.65 किलो जूल पर मोल मेरे पास मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास मैक्सिमम वर्क निकल के आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम वर्क निकाल दिया मैंने, मैक्सिमम वर्क आ गया। अब मुझसे पूछा है कि लॉग केसी बताओ। तो देखो बच्चों लॉग केसी में क्या होता है कि अगर मेरे पास अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन होती है ई नॉट ऑफ सेल माइनस का क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन एन, और ये क्या हो जाता है लॉग केसी हो जाता है ये नेक्स्ट इक्वेशन में, और ये नेक्स्ट इक्वेशन में ये जीरो हो जाता है। अगर जब इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एट इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाता है जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है ना, तो यानी ये जीरो हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इसको रफ कर दूँ, इसको रफ कर देता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि अगर ये जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पर तो क्या आ जाएगा, तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.059। अब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और यहाँ आ जाएगा लॉग के सी। ठीक है ना, तो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला था ना कि ई नॉट ऑफ सेल कितना था हमारे पास निकल के आया था। तो ई नॉट ऑफ सेल जो आया था निकल के वो कितना आया था
0.05 वोल्ट आया था निकल के, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के सी। ठीक है, तो यहाँ से लॉग के सी कितना आ जाएगा, लॉग के सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, तो 1.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 0.059। तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेट आया मेरे पास, निकले कितना, ये आया मेरे पास 35.59। ठीक है, अब देखो ये लॉग के सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, लॉग के सी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 35.59। इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो ये एक नंबर आएगा, तो ये मेरे पास नंबर आ गया जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछ रखा था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है इस लेक्चर में, तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आने वाले समय में भी इस टाइप की वीडियो डालते रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो आती रहे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।